हेलो एवरीवन, आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। टुडे फाइनली वी आर रिकॉर्डिंग आवर लेक्चर्स ऑन हाउ टू सॉल्व द केस स्टडीज। जो भी इंस्टीट्यूट की 3 केस स्टडीज हैं उसमें मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा हाउ यू आर गोना सॉल्व दिस केस स्टडीज, बिकॉज दिस टेक्निक, दिस स्ट्रेटजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू व्हेन यू आर सॉल्विंग द केस स्टडीज। हाउ टू अप्रोच इट, सर मेरे को कौन सी चीजें देखनी है, कैसे मैं सॉल्व करूँ, है ना, मैं तुम्हें वो बताऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि तुम्हें लाइन बाय लाइन बताऊंगा भाई इसमें ऐसा लिखना है, ये वर्ड पढ़ पढ़ के दिखाऊंगा, नहीं। लाइन बाय लाइन आई एम नॉट गोना रीड। व्हाट आई एम गोना डू इज आई एम गोना टेल यू हाउ यू आर सपोज टू थिंक, हाउ यू विल गेट द आंसर। वो चीज मैं तुम्हें बता दूंगा। इन शॉर्ट तुम्हें आत्मनिर्भर बना दूंगा। सर अगर कोई ऐसी केस स्टडी आई एग्जाम में तो तुम आत्मनिर्भर हो एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द केस स्टडीज वेरी इजीली। ठीक है, फॉर दैट थिंग आई हैव डिसाइडेड और आई हैव मेड 2-3 थिंग्स, है ना, 3 चीजें बनाई हैं। सबसे पहला व्हाट आई हैव डन इज कि जो हमारी बुक है ना, जो हमारी बुक बनी है उसमें कुछ करेक्शंस हैं, है ना, छोटे छोटे कुछ करेक्शंस हैं। वो करेक्शन शीट, है ना, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। छोटे छोटे करेक्शंस है, कुछ क्वेरीज हैं, है ना, कुछ लोग स्टूडेंट्स को क्वेरीज है, सर इसका आंसर ए ही क्यों, बी क्यों नहीं। वो करेक्शंस है, क्वेरीज मैंने डाले हैं। करेक्शन पेज नंबर करेक्शंस है, वो देख लेना, है ना, चैप्टर वाइज डाला हुआ है ये। सेकेंड थिंग, वो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच आई हैव केप्ट फॉर इंस्टीट्यूट के लिए, है ना, जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है जो इंस्टीट्यूट के लिए मैंने डाली गई है वो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आई हैव सीन इज आस्किंग अ कॉमन डाउट्स और कॉमन क्वेश्चंस व्हेन दे आर सॉल्विंग अ केस स्टडी और व्हेन दे आर डूइंग एनीथिंग। तो उनके एकदम ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, कॉमन पॉइंट्स होते हैं सभी स्टूडेंट्स के। हाउ आई एम गोना सॉल्व दिस, सिंपल सा चीज कर दिया मैंने। एक जो गूगल डॉस होता है, गूगल डॉस में मैंने ये पूरे पॉइंट्स लिख दिए हैं। सपोज फॉर एग्जांपल व्हेन आई एम सॉल्विंग अ केस स्टडी, है ना, केस स्टडी का लिंक दे दिया गया है, फिर वहां पे मैंने लिख दिया है, सपोज ये क्वेरी है कि भाई कितने टाइप ऑफ रिस्क होना चाहिए, कितने टाइप ऑफ रिस्क मैं लिखूं। मैंने पूरा तुम्हारे जो जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं कि ये कैसे आया है, ये कैसे है, कॉमन टाइप ऑफ रिस्क कितने हैं, कितने पॉइंट्स होना चाहिए, लाइक्लीहुड स्केल में क्या क्या लिखना चाहिए, है ना, तो ये सब पूरे कॉमन क्वेरीज, कॉमन पॉइंट्स मैंने नोट डाउन कर लिए फॉर द केस स्टडीज, है ना। सिमिलरली आई विल नोट इट डाउन फॉर जो तुम्हारे मॉक टेस्ट पेपर है उसके लिए और पास्ट एग्जाम पेपर है उसके लिए, है ना। तो ये जो गूगल डॉस है दिस विल बी अपडेटेड ऑन रियल टाइम बेसिस, है ना, ये अपडेट होता रहेगा। जब जब तुम चेक करोगे, यू विल फाइंड सम डिफरेंस इन दिस शीट बिकॉज दिस इज अ गूगल शीट, नॉट अ पीडीएफ, है ना, ये पीडीएफ नहीं है, दिस इज अ गूगल शीट, है ना, विच आई कैन अपडेट ऑन अ रियल टाइम बेसिस। अभी मैं अपडेट करूंगा तो फिर तुरंत अपडेट दिखेगा तुम्हें। द थर्ड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट आई हैव डन इज कि few of the students has been asking me, sir, कि can you just list down the points, can you just list down the important points which are there in the case studies when I'm solving it. For example, suppose I am solving any case studies, है ना, suppose मैं कोई case study solve कर रहा हूँ। अगर तुम्हें बोला गया है कि you need to prepare what, you need to prepare a risk report, but I don't know what is the format of risk report, what is the standard format of risk report। तो मैंने क्या किया, एक अच्छा सा risk report का format निकाल के एक जगह कोलेट कर दिया, है ना। स्टार्टिंग में ये होना चाहिए, बीच में ऐसा होना चाहिए और पॉइंट्स लिखना चाहिए, फिर तुम्हारा आखिरी में क्या होना चाहिए। दिस थिंग्स आई हैव कोलेटेड इट। नेक्स्ट व्हाट आई हैव डन इज कि केस स्टडी वाइज व्हाट ऑल थिंग्स आर इंपॉर्टेंट इन दिस केस स्टडीज, वो मैंने हाईलाइट कर दिया। सपोज अगर तुम्हें कोई भी केस स्टडी में बोला कि व्हाट आर द कॉमन मिटिगेटिंग फेजेस, है ना, व्हाट आर द मेजर्स टू मैनेज रिस्क, वो मैंने एक जगह प्लॉट कर दिया। भाई ये रिस्क के तरीके हैं, इस तरीके से मैं मैनेज कर सकता हूँ रिस्क को, देख लो, डाउनलोड कर लिया, है ना, और देख लेना बढ़िया से। अब जो सेकंड क्वेश्चन था बकेटिंग ऑफ अ रिस्क, क्वेश्चन था बकेट करो टाइप ऑफ रिस्क को। जो मैं केस स्टडी पे आऊंगा आई विल टेल यू कि हाउ आई हैव डन इज और तुम्हें कैसे देखना है ना। तो ये बकेटिंग ऑफ रिस्क के बारे में तुम्हें अगर कोई ढूंढना है तो ये कहां से पता पड़ा, ये 2.24 से लाया आंसर, इंस्टीट्यूट ने 2.24 से लिखा है, लाइक्लीहुड स्केल 2.25 से लिखा है। कैसे किया, क्या किया, हम जब केस स्टडी सॉल्व करेंगे आई एम गोना टेल यू हाउ दे हैव डन इट, ठीक है। बट जस्ट अ ब्रीफ फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टडी ऑन देयर ओन। इससे क्या होगा, जिनको लेक्चर नहीं देखना है भाई, ये पीडीएफ डाउनलोड करो, है ना, इस फाइल को डाउनलोड करो, फटाफट देख लो, इट विल सेव योर टाइम यार, है ना। अब जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, तुम्हें ढूंढना है कि लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस पे कोई स्केलिंग ऑफ रिस्क पे कोई क्वेश्चन था क्या, तो डायरेक्टली गो टू द केस स्टडी 2 पॉइंट नंबर 2, है ना, एंड यू विल सी कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज आस्क्ड, कैन आई डायरेक्टली कॉपी पेस्ट, यस यू कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट इफ द क्वेश्चन इज सिमिलर, ओके, इफ द क्वेश्चन इज सिमिलर यू कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट द सेम, ठीक है। तो आई टेल यू हाउ टू अप्रोच दिस, हाउ टू सॉल्व दिस, बट बिफोर दैट लेट्स मूव टू द केस स्टडीज कि इंस्टीट्यूट ने जो केस स्टडीज डाली है उसे कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले आई विल स्टार्ट विद केस स्टडी नंबर 2। द रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज केस स्टडी 2 में थोड़े से डायरेक्ट क्वेश्चंस है एंड आई एम गोना टेल यू कि हाउ शुड अप्रोच द केस स्टडीज और कैसे सॉल्व करना है अगर केस स्टडी इस टाइप की आ जाती है तो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं केस स्टडी 2 पे आता हूं और केस स्टडी 2 हमें क्या बोलती है देखते हैं। सबसे पहला
देखो केस स्टडी 2 मैंने देख लिया भाई, केस स्टडी 2 यहाँ पे है ना। अब केस स्टडी 2 में मेरे को अप्रोच कैसे करना है, मुझे सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला द फर्स्ट थिंग व्हाट आई नीड टू डू इज कि आई नीड टू रीड द क्वेश्चंस, है ना। ये जो क्वेश्चंस है मुझे ये पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट एंड प्राइमरी स्टेप इज यू नीड द रीड द क्वेश्चंस। सर ये क्वेश्चंस है। सबसे पहला क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द रिस्क दैट मे बी पॉसिबल एंड देयर नेचर। मतलब कि द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट मी अबाउट आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क। Okay, so what I gonna do is कि I need to read the entire case study and on the basis of the case study, hear me out properly. On the basis of the case study, you need to tell the type of risk which is faced by this company. What is the name of the company? ABC Limited, है ना। तो ABC Limited में based on the case study you have written, जो भी case study उसके basis पे तुम्हें type of risk निकालना है। सर अब सबसे पहला सवाल कि 5 मार्क का सवाल पूछा है, कितने टाइप ऑफ रिस्क, हाउ मेनी टाइप ऑफ रिस्क और व्हाट इज अ क्वांटम ऑफ रिस्क व्हिच आई शुड क्वांटिफाई। सर 5 मार्क के लिए 1 रिस्क बोलूं, 2 रिस्क बोलूं, 3 रिस्क बोलूं, कितने रिस्क मैं क्वांटिफाई करूं आइडियली, है ना। अब देखो ये क्वेरी आया, क्वेश्चन आया, तुमको नॉर्मल क्वेश्चन आया, मैंने इसमें ही डाल दिया। देखो जैसे कि, है ना, मैंने क्वेरी शीट में कैसे डाला मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूं। तो हम केस स्टडी 2 में थे। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉइंट्स, है ना, वन शुड राइट, है ना, इफ द टाइप ऑफ रिस्क का पूछा है ना। तो मैंने इसमें लिख दिया है कि भाई अगर कोई भी टाइप ऑफ रिस्क के बारे में पूछा है तो कितने पॉइंट्स लिखना। आइडियली अब मैं तुम्हें बता भी देता हूं, आइडियली जितने मार्क्स का पूछा गया है उतने पॉइंट्स लिखने चाहिए। फॉर एग्जांपल हियर इन दिस केस 5 मार्क्स का पूछा हुआ है, तो यू आर सपोज टू राइट व्हाट, यू आर सपोज टू राइट 5 टाइप ऑफ रिस्क, 5 प्रकार के रिस्क तुम्हें लिखना पड़ेगा। सर बट इंस्टीट्यूट ने तो स्टैंडर्ड आंसर में 2 ही लिखे हैं, तो क्या मैं भी 2 लिख के आऊं? नहीं भाई नहीं, मत करो प्लीज, बिकॉज देखो इंस्टीट्यूट है, उसके हाथ में तो कुछ भी है यार, मतलब बट बेटर to play safe, है ना, better to play safe in this type of cases. So what you need to do is you need to write 2 type of risk, है ना, sorry 5 type of risk। जितने मार्क का दिया गया है उतने मार्क के तुम्हें लिख के आओ, ठीक है सर। अब मैंने सर क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, मैंने ABC लिमिटेड में देखा, बट सर व्हाट इज हैपनिंग इज जो इंस्टीट्यूट ने टाइप ऑफ रिस्क मैंने आइडेंटिफाई किया है, सपोज अगर मैं नहीं बताता हूं तुम्हें, तुमने खुद से केस स्टडी पढ़ा, तुमने खुद से टाइप ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई किया, बट व्हाट यू सॉ दैट कि द आंसर गिवन बाय द इंस्टीट्यूट इज डिफरेंट फ्रॉम द आंसर गिवन बाय यू। फॉर एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट ने यहां पे 2 टाइप ऑफ रिस्क बोला है, फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क इस आंसर में, ठीक है। बट व्हाट यू डिड इज कि तुम्हारा फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क के अलावा तुमने और 2-3 रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए, मतलब फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क आइडेंटिफाई नहीं किए, इसके अलावा तुमने बाकी सब रिस्क आइडेंटिफाई कर लिए। सर वेदर आई एम गोना गेट द मार्क्स, गुड क्वेश्चन, बट मेरे को भी नहीं पता, है ना। बट आइडियली मिलने चाहिए, बिकॉज क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप ऑफ रिस्क है, बट अगर फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क अगर इसमें क्लियर कट दिख रहा था, देखो क्लियर कट दिख रहा था इस केस स्टडी में कि ऑपरेशनल रिस्क तो क्लियर कट दिख ही रहा था इस केस स्टडी में, है ना। अगर वो कोट नहीं किए तो मार्क्स तो नहीं ही मिलेंगे, ठीक है। बट अगर तुमने ओवर एंड अबव उसके लिखा है तो गुड, सपोज तुमने फाइनेंशियल और ऑपरेशनल रिस्क लिखा है तो तुम्हें मार्क्स तो मिल ही जाएगा। बट अगर तुमने नहीं लिखा है तो मार्क्स कटने के चांसेस है, देयर आर चांसेस दैट इंस्टीट्यूट विल कट योर मार्क्स इफ योर आंसर अबाउट द टाइप ऑफ रिस्क इज नॉट मैचिंग विद द इंस्टीट्यूट आंसर्स, ठीक है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, सर व्हाट आई एम गोना राइट इन द टाइप ऑफ रिस्क, व्हाट आई एम गोना राइट मीन्स, सर अगर मान लो कि मेरे को टाइप ऑफ रिस्क का क्वेश्चन आया, है ना, तो क्या मैं इससे प्रैक्टिकल पोर्शन जो इधर मेरे को फाइनेंशियल रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क का जो कंटेंट मिला है वो मैं लिख के आऊं, या जो मॉड्यूल में लिखा है वो लिख के आऊं? क्वेश्चन। सो आइडियली व्हाट इंस्टीट्यूट हैज डन इज, इंस्टीट्यूट ने क्या किया है, इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल में दिया है ना वही उठा के पेस्ट कर दिया है, जो मॉड्यूल में दिया है ना वो ही पूरा तुम्हें पेश कर दिया गया है। सर ये जैसे फाइनेंशियल रिस्क के बारे में है ना, तो फाइनेंशियल रिस्क के बारे में जो मॉड्यूल में दिया गया था ना वो ही पूरा लिखा गया है। अगर मैं देखूं तो मॉड्यूल में अगर 1.19 पे जो लिखा गया था, 1.19 पे जो लिखा गया था, है ना, 1.19 पे जो था और 1.11 में जो था वो पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया है। क्या मैं भी ऐसे कॉपी पेस्ट कर जाऊं और वेदर आई शुड रिलेट दिस टू द केस स्टडी और नॉट? आइडियली व्हाट यू शुड डू इज, सबसे पहले जो मॉड्यूल में दिया गया है, जो कंटेंट दिया गया है वो उस फाइनेंशियल रिस्क के बारे में, जो कंटेंट दिया है उस रिस्क के बारे में वो पूरा लिख दो, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग व्हाट यू गोना डू इज कि आफ्टर राइटिंग व्हाट ऑल द पॉइंट्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल रिस्क और द टाइप ऑफ रिस्क यू आर राइटिंग, उसको केस स्टडी से रिलेट कर दो, उसको केस स्टडी से रिलेट कर दो, ठीक है। तो 2 चीजें करोगे, फर्स्ट थिंग उस रिस्क के बारे में पूरा लिखो, दूसरा उसे केस स्टडी से रिलेट करो, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो नहीं करोगे ना तो उसमें क्या होगा पता है, अभी जो लेवल का पेपर बढ़ रहा है, देखो ये केस स्टडी बहुत पहले निकली थी, 2018 में निकली थी, है ना,
तो अभी इंस्टीट्यूट इज एक्सपेक्टिंग यू टू रिलेट द क्वेश्चंस विद द केस स्टडीज। अगर नहीं करोगे ना तो मार्क्स कट जाएंगे, है ना, नहीं करोगे तो मार्क्स कट जाएंगे। इसीलिए मैं बोल रहा हूं प्लीज 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 सबसे पहले मॉड्यूल का कंटेंट लिखो, वो लिखने के बाद व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू रिलेट इट टू द केस स्टडीज। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे को समझ में आ गया कैसे सॉल्व करना है, केस स्टडी कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले केस स्टडी ओपन किया, क्वेश्चन पे आया, क्वेश्चन में मेरे को पता है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिस्क। अब जब मैं केस स्टडी ऊपर पढ़ूंगा, जब मैं केस स्टडी एबीसी लिमिटेड के बारे में पढ़ूंगा, what points I need to keep in mind? The first point you need to keep in mind is you need to identify the type of risk, and the second point you need to keep in mind is कि भैया I needed to relate the type of risk in my answer. I need to relate the type of risk in my answer. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, स्केलिंग ऑफ दिस आइडेंटिफाइड रिस्क। ओ भाई, अब जो मैंने ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किया उसको स्केल करना है। अब देखते क्या बोलता है, स्केलिंग ऑफ दिस आइडेंटिफाइड रिस्क बेस्ड ऑन ICAI गाइडेंस ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, RBIA के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो स्केलिंग करना है, जो मैंने ऊपर रिस्क आइडेंटिफाई किए हैं उसे स्केल करना है, करेक्ट है ना। जो मैंने ऊपर रिस्क को आइडेंटिफाई किया है उसे स्केल करना है। सर स्केलिंग की जब भी बात होती है ऑलवेज आई नीड टू रिलेट इनटू द टू थिंग्स, दैट इज अ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। जब भी स्केलिंग की बात होती है मुझे लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बारे में ध्यान में रखना है, और लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बेसिस पे ही मुझे उसे स्केलिंग करना होता है। ठीक है, तो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस के बारे में मुझे पता है ना, मुझे पता है कौन से चैप्टर में है। सर चैप्टर 1 में मैंने पढ़ा हुआ है ना, चैप्टर 1 में मैंने पढ़ा हुआ है वहां पे। अब देखो ये इसके लिए ना मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम आसान कर दिया भाई, बहुत काम आसान कर दिया, पूरा आत्मनिर्भर बना दिया तुमको। देखो सर कैसे, जैसे जैसे अभी अपना कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे अपन, क्वेश्चन नंबर 2 है ना। देखो क्या बोलता है, व्हेनेवर द स्केलिंग ऑफ द रिस्क इज आस्क्ड इट ऑलवेज नीड्स टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ लाइक्लीहुड एंड कॉन्सिक्वेंस। मैंने यहाँ पे लिख दिया नॉलेज शेयरिंग। अगर तुमको वीडियो नहीं देखना है एग्जाम के पहले भाई, फटाफट कोई डाउट आया फटाफट ये शीट पे आने का, डाउट क्लियर करके जाने का, टेंशन नहीं लेने का। अब दूसरा मैंने काम कैसे किया है, जैसे अपन केस स्टडी 2 देख रहे हैं है ना, तो केस स्टडी 2 देखो, पहला फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बोला था 1.11 और 1.19 पे इंस्टीट्यूट ने वहां से कॉपी पेस्ट किया, लिख दिया मैंने पेज नंबर। ऑपरेशनल रिस्क 1.20 से लिखा हुआ है, लिख दिया वहां पे है ना। स्केलिंग ऑफ रिस्क लाइक्लीहुड इनटू कॉन्सिक्वेंस 1.13 से लिखा हुआ है, वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो तुम्हारा काम भाई आसान हो गया, जब तुम केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो तुम्हारा काम बहुत आसान हो गया। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस का जो इंस्टीट्यूट स्कोर लिखता है वो जनरली लाइकली लिखा है, जनरली स्कोर 4 लिखा है, और इसमें रिस्क कॉन्सिक्वेंस में मेजर लिखा हुआ है। बुक्स में भी मैं देख रहा हूँ, मॉड्यूल में भी देख रहा हूँ, मेजर लिखा हुआ है ना। तो ये मैंने लेक्चर में भी बताया था, इंस्टीट्यूट जनरली गोज फॉर अ स्कोर 4। अब जाता है, जनरली जाता है, बट अगर तुम्हारा स्कोर डिफरेंस है प्लीज 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 एक नोट लिख के आओ और रीजन लिख के आओ कि भाई इस वजह से, दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव केप्ट द स्कोर 4 और दिस इज द रीजन जिस वजह से मेरा कॉन्सिक्वेंस का मैंने ये रीजन लिखा हुआ है। रीजन लिख के आना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, थर्ड बोलता है एनी 3 to 4 अप्रोचेस। अब देखो ये इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है आइडेंटिफाई ओनली 2 टाइप ऑफ रिस्क, अगर 2 बोला है तो 2 ही आइडेंटिफाई करना है, बट अगर बोला नहीं है तो जितने मार्क्स का दिया उतने मार्क्स का करके आएंगे, है ना, रिस्क के लिए। दूसरा क्वेश्चन कि अगर मेरे को बोला है आइडेंटिफाई 3 to 4 अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क, अब मेरे को क्लियर कट बोला गया है कितने, 3 से 4, तो मैं 3-4 ही लिख के आऊंगा, है ना, 4 लिख के आना। 3-4 बोला तो 4 लिख के आना। ठीक है, अब मेरे को अगर ये नहीं बोला होता तो मेरे को जितने बुक में दिए ना सब लिखना पड़ेगा, जितने बुक में दिए ना सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखना। अब क्लियर कट बोला है एनी 3 or 4 अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क। सर ये चैप्टर 2 से मुझे लग रहा है, हाँ भाई हाँ चैप्टर 2 से है ना, ये चैप्टर 2 से मुझे पता हुआ है, क्लियर कट है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ मेहनत वाली बात नहीं है, कॉपी पेस्ट करना है। सर ये केस स्टडी से रिलेटेड है क्या, नहीं, ओनली क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 अभी तक के जो मैंने देखा। स्केलिंग इज प्योरली बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, बट ये और ये अभी तक के कहां से है, केस स्टडी से है, बाकी मैं कर सकता हूं डायरेक्टली। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्या बोलता है, कोर्सेज ऑफ एक्शन टू बी फॉलोड टू ट्रीट दिस रिस्क, है ना। अब ये जो है ना, ये तो अपन मन से भी लिख सकते हैं और बुक में भी दिया हुआ है ना, तो इसके मदद से हम लिख सकते हैं। अगर तुम्हें सर ढूंढना है सर कहाँ पे लिखा हुआ है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि भैया ये देखो यहाँ पे आंसर्स लिखने हैं, इधर से इंस्टीट्यूट ने आंसर उठाया, तुम यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने तुम्हारा काम इजी कर दिया है, तुम्हें केस स्टडी खुद से पढ़ना है। मैं अभी एक आगे केस स्टडी सॉल्व करके दिखाऊंगा, हाउ यू गोना सॉल्व इट, बट कुछ हर एक चीज सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, है ना, प्लीज, बिकॉज जब तक तुम सॉल्व नहीं करोगे ना तब तक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आएगा। डाउट आ रहा है, आ जाओ भाई, तुम डाउट शीट में आ जाओ, है ना, यहाँ पे तुम आ जाओ, क्वेरी आ रही है तो यहाँ पे आ जाओ,
आई एम ट्राइंग टू कवर व्हाट ऑल थिंग्स, व्हाट ऑल क्वेरी स्टूडेंट्स हैव, है ना। और अगर तुम्हें आंसर नहीं मिल रहा है कैसे लिखा है इंस्टीट्यूट में, उसके लिए इधर आ जाओ, दूसरी शीट में आ जाओ, है ना। तो मैंने ये बनाई हुई है ना। तो एक बनाई हुई है समरी और दूसरी बनाई हुई है कि क्वेरी शीट। एक समरी शीट है और एक क्वेरी शीट है, जो भी तुम चाह सकते हो। और ये करेक्शन शीट जो है इज रिगार्डिंग माई बुक, है ना, जो ये अपनी रिस्क मैनेजमेंट की बुक है, जबरदस्त बुक है ये वाली, है ना। तो इसके लिए इसमें थोड़े बहुत करेक्शन है, ज़्यादातर तो क्वेरी है कि स्टूडेंट्स को भाई ये चीज़ सर ये कैसे आया, इसका आंसर ये कैसे हो सकता है ना। तो उसके रिगार्डिंग है, वहाँ पे मैंने डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट बोलता है मैटर्स ऑन विच रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क कैन डिफाइन अ पॉलिसी स्टेटमेंट्स। ठीक है, अब सर ये क्या बोल रहा है, मैटर्स ऑन विच रिस्क गवर्नेंस फ्रेमवर्क कैन डिफाइन इट्स पॉलिसी स्टेटमेंट। सर ये जो है ना मेरे को चैप्टर 7 से मिल रहा है, दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन है, वहां से कॉपी पेस्ट करना है, खत्म। अब ये भाई डायरेक्ट क्वेश्चन को क्या बताओ, पेज नंबर, अब ये दिस इज प्योरली बेस्ड ऑन हियर द रोल ऑफ इंडेक्स विल कम। अगर तुम्हारा इंडेक्स जो दिया हो ना उसको अच्छे से पढ़ लिए, है ना। मैंने एक दिन वन डे बिफोर एग्जाम भी बोला था कि इंडेक्स को कम से कम कितनी बार, 2 बार पढ़ के जाना है। अब इंडेक्स जो है वो अगर तुम्हारा परफेक्ट रहा ना तो दिस इज गोना हेल्प यू टू फाइंड द आंसर्स इन अ बेटर मैनर। ओके, सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस सब डायरेक्ट क्वेश्चंस में तुम्हारा इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, है ना। तो इंडेक्स को है ना ध्यान से एक बार गो थ्रू करना, और जब जब तुम सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो इंडेक्स को बाजू में रखो और उसके साथ रिवाइज करो, ठीक है। एग्जाम में इंडेक्स से ढूंढोगे, है ना, बुक मत पलटाते बैठना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है रिस्क मैच्योरिटी, है ना। रिस्क मैच्योरिटी सर चैप्टर 8 से दिया गया है। अब देखो रिस्क मैच्योरिटी एंड रीजन फॉर द सेम। अब रिस्क मैच्योरिटी के बारे में अब देखो केस स्टडी में कैसे ढूंढना है। केस स्टडी पढ़ रहा हूं तो देखो रिस्क मैच्योरिटी के बारे में एक चीज ढूंढना है, टाइप ऑफ रिस्क ढूंढना है, और तीसरा मुझे ढूंढना है कि उस टाइप ऑफ रिस्क का लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस स्केल क्या होगा। ठीक है, ये 3 चीजें मुझे ध्यान में रख के पढ़नी है। अब जब मैंने केस स्टडी पूरी पढ़ लिया, मुझे टाइप ऑफ रिस्क पता पड़ गया, मैं रिस्क के बारे में लिखूंगा, केस स्टडी से रिलेट करूंगा, लाइक्लीहुड और कॉन्सिक्वेंस स्कोर लिखूंगा और रिस्क मैच्योरिटी लेवल ढूंढ लूंगा। अब देखो रिस्क मैच्योरिटी लेवल यहीं पे कुछ मुझे दिख रहा है, द कंपनी हैज अ सिस्टम टू आइडेंटिफाई ऑफ रिस्क, है ना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क, बट ओनली एट अ फंक्शनल लेवल एंड नॉट फॉर प्रोसेसेस, है ना। सर फंक्शनल लेवल पे, प्रोसेसेस पे नहीं है, मतलब ये रिस्क अवेयर की बात कर रहा है, रिस्क अवेयर की बात कर रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। रिस्क अवेयर की बात कर रहा है तो बात खत्म, रिस्क अवेयर के बारे में लिख दो, और रिस्क अवेयर के बारे में जो बुक में दिया गया था उधर से उठा के इधर पेस्ट कर दो, ठीक है। तो सिंपल से ये केस स्टडी 2 तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले व्हाट आई डिड इज, सबसे पहले मैंने क्वेश्चंस पे गया, क्वेश्चन के बेसिस पे देखा कि कौन कौन से फैक्टर्स आर ड्राइविंग मी टू रीड द केस स्टडीज एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई नीड टू फोकस व्हेन आई एम राइटिंग द केस स्टडीज। सो फर्स्ट आई फाउंड दैट आई नीड to see type of risk, I need to see the likelihood and consequence scale, I need to see a risk maturity। 3 चीजें मुझे ढूंढनी है, बाकी क्वेश्चंस डायरेक्ट क्वेश्चंस है जिसके आंसर्स मुझे पता है, ठीक है। अब उसके आंसर्स मुझे पता है, मैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस लिख लूंगा। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस के लिए मुझे केस स्टडी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। तो आई एम नॉट गोना रीड दिस केस स्टडी, बहुत ईजी केस स्टडी है, 5 केस स्टडी है ना। तो यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है कि कैसे होता है, क्या होता है। नेक्स्ट केस स्टडी पे आते हैं, केस स्टडी नंबर 3। एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करना मैंने ऑलरेडी बताए गए हैं, एमसीक्यूज पे काफी सारे वीडियोस बताए गए हैं कि भाई हाउ यू गोना स्कोर इट, हाउ यू गोना अप्रोच इट, है ना, और ढूंढने कैसे आंसर्स। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि पेपर कैसे, अगर पेपर टफ आता है हाउ यू गोना सॉल्व इट, वो वीडियो अच्छे से देख के जाना। और वन डे बिफोर एग्जाम का स्टडी टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज प्रिंट आउट लेके अपने पास रख लो। वन मोर थिंग, जस्ट एन अपडेट, आई फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी टेस्ट दे रहे हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो भी टेस्ट दे रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट की, जो मेरी बुक के साथ मिली है, भाई परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है। आई थॉट कि यार काफी स्टूडेंट्स को 80+ आएगा, अच्छे से स्कोर कर लोगे, बढ़िया मजा आएगा, पार्टी वार्टी दूंगा मैं। भाई अब किसी को 80+ ही नहीं दिख रहा है उसमें। मैं बताऊँ रीजन क्या है, रीजन इज क्वाइट सिंपल, बिकॉज यू आर थिंकिंग रिस्क मैनेजमेंट एज अ वेरी पांचट सब्जेक्ट। लोगों को लगता है कि आई कैन स्कोर वेरी इजीली, नहीं होता भाई। जिस दिन पेपर टफ आएगा ना उस दिन मैं बता रहा हूँ तुम लोग रोते रोते आओगे, यार साला पेपर टफ आया, मैंने सब्जेक्ट को बहुत लाइटली ले लिया। लोगों को मैं पूछता हूँ, पीपल सेज कि आई हैव केप्ट 2 days फॉर रिस्क मैनेजमेंट। भाई 2 दिन में कैसे करोगे भाई, इतना कंटेंट है रिस्क मैनेजमेंट में कि यू कांट बिलीव इट। मतलब है, तुम छोड़ के जा रहे हो। लोगों को लगता है ओपन बुक है, मैं ढूंढ लूंगा। भाई पेपर जिस दिन टफ आएगा ना उस दिन हालत खस्ता हो जाएगी। और इसीलिए मैंने बुक लिखा हूँ यार, तुम्हारे लिए लिखा हूँ। मेरे को ऐसा नहीं है कि भाई वो है, बट तुम्हारे लिए लिखा हूँ। और बुक को अच्छे से सॉल्व करो और टेस्ट पेपर दो, फुल सब्जेक्ट टेस्ट दो, मजा आएगा। तुम्हें पता पड़ेगा कि कहाँ पे गलत हो, कैसे हो, है ना। तुम्हारे लिए इंप्रूवमेंट पॉइंट्स वगैरह भी बना के देते हैं ना। तो बहुत सही टेस्ट है ना। और टेस्ट सॉल्व करो, प्लीज उसे लीनियंटली मत लो, प्लीज उसे लीनियंटली मत लो, ठीक है। केस स्टडी 3 आते हैं, विच इज प्योरली और इनडायरेक्टली ऑन अ शॉर्ट एनालिसिस।
सॉट एनालिसिस, व्हाट इज सॉट एनालिसिस? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट। जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो इंटरनल होती है, थ्रेट एंड अपॉर्चुनिटीज एक्सटर्नल होती है, मैंने लेक्चर्स में भी बताया था। तो सॉट एनालिसिस पे ये केस स्टडी दी गई है, केस स्टडी नंबर 3। लेट्स सी व्हाट इट्स गोना टॉक अबाउट, है ना? ओके, ठीक है। सबसे पहले सॉट एनालिसिस देखते हैं। सॉट एनालिसिस क्या बोलती है? डिस्कस द सॉट एनालिसिस ऑफ सनशाइन लिमिटेड। क्वेश्चन में ही बोल दिया सॉट एनालिसिस। सर ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नो, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट क्वेश्चन, दिस इज अ इनडायरेक्ट क्वेश्चन फॉर विच यू नीड टू रीड द केस स्टडी वेरी वेल। ठीक है सर, 5 नंबर के लिए केस स्टडी पढ़नी पड़ेगी। सर चैप्टर 2 में मुझे सॉट एनालिसिस के बारे में दिया गया था, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ लूंगा, है ना? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इफ यू रिमेंबर, मुंबई के बारे में दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट क्वेश्चन सेज इज ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉलिटिकल रिस्क। ओ माय गॉड, पॉलिटिकल रिस्क। ओके, पॉलिटिकल रिस्क, ठीक है, ठीक है। पॉलिटिकल रिस्क टू बी एनकाउंटर्ड बाय सनशाइन लिमिटेड। ओके सर, ये भी केस स्टडी से रिलेटेड है, बट अगर जिन्होंने केस स्टडी सॉल्व किया होगा उनके लिए एक पॉइंट बताता हूं कि ये जो है ना पॉलिटिकल रिस्क के बारे में, यहाँ पे तुमको कहीं पे भी नहीं मिलेगा। जो केस स्टडी दी गई है ना, इंस्टीट्यूट ने जो लिखा है ना, यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा पॉलिटिकल रिस्क के बारे में, है ना? यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलेगा। अरे क्या हो गया? यहाँ पे तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा पॉलिटिकल रिस्क के बारे में। इंस्टीट्यूट ने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है। सर तो कहाँ पे लिखा गया? एग्जिबिट्स में लिखा हुआ है। एग्जिबिट क्या होता है सर? एग्जिबिट इज नथिंग बट व्हाट इज ओवर एन एडिशन टू द केस स्टडीज। केस स्टडीज से ओवर एंड अबव एक एग्जिबिट्स दिए होते हैं जहाँ पे वो बताते कि ये चीजें हैं। अब देखो क्या होता है, बहुत सारे एग्जिबिट दे दिए इंस्टीट्यूट ने, 3 4 एग्जिबिट्स दे दिए। सर ये चारों एग्जिबिट पढ़ूं क्या? You need to be smart when you're reading this. You need to be very very smart when you're reading this. अब देखो, जब ये अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करेगा, है ना, उसका आंसर कभी सही नहीं आएगा, उसे डिमोटिवेट होगा, उसे लगेगा रिस्क मैनेजमेंट टफ है, बट नहीं है, बहुत ईजी है भाई। तुम कॉन्सेप्ट समझो, है ना, कैसे ढूंढना, कैसे बताता हूँ तुम्हें। केस स्टडी पढ़े, मुझे अब केस स्टडी पढ़ना है तो मुझे एक चीज़ तो पता पड़ गई कि सॉट एनालिसिस के बारे में स्ट्रेंथ ढूंढनी है, वीकनेस ढूंढनी है, अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, थ्रेट ढूंढनी है। ये सब पॉइंट्स मैं जब केस स्टडी पढ़ूंगा मार्क कर दूंगा। ठीक है, ये चीज हो गई। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू फाइंड अ पॉलिटिकल रिस्क। सर मैं बता रहा हूँ, चलो अभी मेरे को तो मैंने केस स्टडी पढ़ी हुई है इसलिए मैं तुम्हें बताता हूँ। इस केस स्टडी में पॉलिटिकल रिस्क के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। मतलब कि व्हाट आई नीड टू डू इज आई नीड टू रीड अ एग्जिबिट्स। उसके लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ेगा? ये एग्जिबिट्स पढ़ने पड़ेंगे, या मुझे एग्जिबिट 1 पढ़ना पड़ेगा, एग्जिबिट 2 पढ़ना पड़ेगा, या 3 पढ़ना पड़ेगा, कुछ ना कुछ में पढ़ना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तो दिया होगा। ठीक है, अब इतने बड़े बड़े एग्जिबिट्स हैं, कहाँ से पढ़ूँ? सबसे पहला इसके लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी स्मार्ट। तुम्हें पॉलिटिकल रिस्क तो पता ही है, यू नो व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल रिस्क। ठीक है, अब जैसे पॉलिटिकल रिस्क इज अबाउट कि हम दूसरी कंट्री में जाके काम कर रहे हैं, है ना, वो सब की चीज़ों के बारे में तुम्हें पता है। वहाँ पे हमारा जो भी रिस्क आया, हमने देखा था चैप्टर 5 में भी कि कैसे आता है पॉलिटिकल रिस्क, क्या होता है। तो अब केस स्टडी एग्जिबिट्स को ऊपर से पढ़ो। ऊपर से मतलब जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, वैसे एक बार के लिए कि भाई कौन से एग्जिबिट में पॉलिटिकल रिस्क कवर किया गया है, कौन से एग्जिबिट में पॉलिटिकल रिस्क कवर किया गया। अगर तुम वैसे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे ऊपर से तो तुम्हें पता पड़ जाएगा इट्स प्योरली कवर्ड इन एग्जिबिट नंबर 3, है ना। तो एग्जिबिट नंबर 3 टॉक्स अबाउट व्हाट? इट टॉक अबाउट पॉलिटिकल रिस्क, है ना। तो इसमें ही पॉलिटिकल रिस्क के बारे में बताया गया है, पॉलिटिकल रिस्क के बारे में बताया गया है। प्लीज इग्नोर द हैंडराइटिंग, है ना। तो पॉलिटिकल रिस्क के बारे में बताया गया है, तो वहां से मुझे पता पड़ जाएगा। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा कि थॉट एनालिसिस कैसे किया इंस्टीट्यूट ने, हाउ दे हैव डन इट, उस पर भी मैं डिस्कस करता हूं। फिर बोलता है इवेल्युएट द टाइप ऑफ एक्सपोजर रिस्क। ओ माय गॉड, एक्सपोजर रिस्क, सर ये कहां पे था? एक्सपोजर रिस्क पता है एसएफएम में था, ये एसएफएम से पकड़ के लेके आया है। एसएफएम में चैप्टर 9 में ये दिया गया है एक्सपोजर रिस्क के बारे में। ठीक है, एक्सपोजर रिस्क एनकाउंटर्ड बाय द कंपनी, है ना। एक्सपोजर रिस्क के बारे में जो दिया गया है वो चैप्टर नंबर 9 में दिया है। ट्रांजैक्शनल एक्सपोजर, इकोनॉमिक एक्सपोजर, ये सब वहां पे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट, सर डू आई नीड टू रीड द एसएफएम चैप्टर्स? भाई क्या कर रहे हो अभी तक? I've already said that you need to read the 2 chapters of SFM and 1 chapter of IPCC। तुम्हें पहले ही लेक्चर में बता दिया गया था कि कौन कौन से चैप्टर तुम्हें पढ़ने हैं। नहीं पढ़ के गए हो, क्वेश्चन आ गया, 6 मार्क का क्वेश्चन है, ये भी डूबेगा। और उसके बाद वाला 12 मार्क का क्वेश्चन, वो भी SFM का है, वो भी डूब जाएगा अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, ये तो ओल्ड पैटर्न में है बट स्टिल, है ना। तो ओल्ड पैटर्न में दिया गया है। अभी तो तुम्हारा न्यू पैटर्न है, 25 मार्क का पेपर आता है जिसमें 15 + 10, 15 इज फॉर द केस स्टडी एंड 10 इज फॉर द एमसीक्यूज। ये ओल्ड पैटर्न है, ठीक है। बट आगे क्या बोलता है?
हाउ कैन अ कंपनी टैकल द, ये अब डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 से डायरेक्ट क्वेश्चन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 मेरे को एग्जिबिट पढ़ने से समझ में आएगा, है ना। अब पॉलिटिकल रिस्क के बारे में क्या है, एग्जिबिट पढ़ के समझ में आ जाएगा। एग्जिबिट नंबर 3 में दिया गया है ना। जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें क्लियर कट समझ में आ जाएगा पॉलिटिकल रिस्क है, और आंसर जब पढ़ोगे ना यू कैन रिलेट इट डायरेक्टली कि आंसर कैसे लिखा गया है, बताऊंगा कैसे किया है। हाउ कैन द कंपनी टैकल द एक्सपोजर ऑफ डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट व्हेन, है ना, व्हेन सेल टुक प्लेस एंड व्हेन इनवॉइसेस कलेक्टेड, है ना। तो ये जो है कंपनी कैसे टैकल करेगी, इस पे हमने 2 फैक्टर्स दिए गए हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। ये भी एसएफएम के कंटेंट में दिया गया है, 9.22 पे दिया गया है। सर नहीं मिल रहा है आंसर, कहाँ जाने का, नहीं मिल रहा है ना, यहाँ पे अपन ने लिख के रखे है भाई, तो टेंशन मत लो, है ना। तो यहाँ पे मैंने लिख के रखा है, एसएफएम में 9.22 से लिया है, ये 9.19 से लिया है ना। और जो भी डाउट्स है क्वेश्चन के कि कैसे लिखना चाहिए, जैसे अब मैंने सीक्वेंस भी वही दिया, यहाँ पे 1 था ना, तो यहाँ पे भी 1 रहेगा, समझे। यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे भी 2 ही रहेगा। तो वो सीक्वेंस है ना, 3 and 4, तो ये 3 and 4 है ना, ये 3 and 4, ठीक है, ओके। तो वो ही मैंने सेम सीक्वेंस लिया है, वो सब उसका टेंशन मत लो, है ना। नेक्स्ट इज कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द एफिशिएंसी ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम ऑफ सनशाइन लिमिटेड। सर मतलब कि फर्स्ट क्वेश्चन मुझे क्वेश्चन पढ़ के मिलेगा, फर्स्ट आंसर, सेकंड मुझे एग्जिबिट पढ़ने से मिलेगा, और फिफ्थ वाला मुझे क्वेश्चन पढ़ के मिलेगा।